data preparation and screening, and one of the major part of this process, which is detecting and replacing missing values, and then detecting and replacing outliers. Whenever we collect a research data, it is very important to see whether our data is appropriate for statistical analysis or not. And if it is appropriate, what are the things we need to care about before we start analyzing our data? And in this process, two category of things we test for. One is related to the cases, one is related to the persons. केसेस मतलब पर्सन्स, यानी एक पर्सन या कुछ पर्सन से रिलेटेड चीज हो सकती है, विच इज मिसिंग वैल्यूज, मिसिंग. सो केस रिलेटेड थिंग इज मिसिंग वैल्यूज, यानी वो डेटा जो किसी ने दिया ना हो या कोई चीज जो किसी पार्टिसिपेंट ने आंसर ना की हो. एंड दूसरा आउटलायर. आउटलायर आर वैल्यूज विच आर नॉट अकॉर्डिंग टू द ग्रुप वैल्यूज, यानी ऐसे डेटा जो ग्रुप डेटा के अकॉर्डिंग ना हो. तो वी विल डिस्कस अबाउट दीज टू थिंग्स इन दिस लेक्चर, एंड देन द थर्ड पार्ट विल बी डिटेक्टिंग इश्यूज रिलेटेड टू द इंटायर सेट ऑफ डेटा, जिसके बारे में हमने पहले भी बात किया है. नॉर्मेलिटी चेक करना, लीनियरिटी चेक करना, होमोजेनाइटी चेक करना, which are very necessary to be checked before we start analysis. So we'll talk first about missing values. So these are the two types we'll check. In this lecture, I will talk about missing values and about outliers, and in next session, next video lecture, I will be talking about normality, linearity and homogeneity या homoscedasticity. So पहली चीज आती है जब भी हम डेटा स्क्रीन करने जाते हैं, is missing values or missing data. Now what is missing data? Missing data is simply, as its name suggests, data not available, यानी वो आंकड़ा जो उपलब्ध नहीं है. Now whenever we do study, we find that some questions are not answered. कुछ प्रश्न जो हमने क्वेश्चनेयर दिए थे तो कुछ प्रश्नों का उत्तर हमें नहीं मिला, या अगर हमने 1 to 1 भी पूछा तो कुछ प्रश्नों के उत्तर में वो कह सकते हैं कि भाई इस पे हम जवाब नहीं देना चाहते या इस पे हमारे पास जवाब नहीं है. So we may not get responses, and this not response या non response is considered as missing value. ये जो आंकड़ा हमारे पास नहीं होता है कुछ प्रश्नों पे, इसको हम मिसिंग वैल्यू या अप्राप्त प्राप्तांक कहते हैं. नाउ दिस मिसिंग वैल्यू आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमको बताता है कि हाउ पार्टिसिपेंट रिस्पॉन्डेड टू अवर क्वेश्चनेयर, कैसे लोगों ने हमारे प्रश्नावली को भरा. अगर ज्यादा मिसिंग वैल्यू है तो ये सिंपली ये बताता है कि पार्टिसिपेंट्स हमारे नॉन मोटिवेटेड थे, या रिसर्च का आंकड़ा भरते समय वो स्ट्रेस में आ गए, फटीग होने लगा, या उनको नॉलेज नहीं थी उस रिलेटेड की. सो इट ऑल्सो इंडिकेट्स स्ट्रेस, फटीग और लैक ऑफ नॉलेज. और सेकेंड और मोर इम्पॉर्टेंट रीजन इज दिस ऑल्सो इंडिकेट दैट प्रोबेबली सम क्वेश्चंस वर टू सेंसिटिव टू रिस्पॉन्ड. हो सकता है कि हमारे डेटा में कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पूछते थे जिसके बारे में पार्टिसिपेंट रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहता था. सो एनी रीजन कैन बी देयर, बट द आउटकम इज वी डोंट हैव अ डेटा. नाउ इफ वी डोंट हैव द डेटा एंड वी हैव मिसिंग वैल्यू इन आवर डेटा, इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी हैंडल इट बिफोर वी स्टार्ट एनालिसिस. हमारे लिए ये जरूरी है कि पहले हम डिसाइड कर लें कि इस मिसिंग डेटा के बारे में हमें क्या करना है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया, वी मे एंड अप ड्राइंग इनएक्यूरेट इन्फेरेंस. हमारे रिजल्ट्स गलत हो सकते हैं और उसके आधार पर हमारे जो इन्फेरेंस हैं वो भी गलत आएंगे. डेफिनेटली वो जो इन्फेरेंस होंगे वो उन इन्फेरेंसेस से अलग होंगे जो अदरवाइज हमें मिलता है, यानी जो एक्चुअल परसेप्शन है पॉपुलेशन का,
उससे हमको अलग रिजल्ट मिलेगा, सिंपली बिकॉज वी डोंट हैव कंप्लीट डेटा। जिन लोगों ने कुछ प्रश्नों का जवाब नहीं दिया उसके कारण जो हमें आंसर मिल रहा है, जो ट्रेंड मिल रहा है, वो तो अलग होगा ही जो वास्तविक ट्रेंड रहा होगा। So this is why we need to carefully look into the missing data and to do something about it. It's very important. Now when we talk about missing data, there can be three categories of this missing data. One we call missing completely at random, MCAR. One we call missing at random, MAR. And third is non-ignorable missing data, NMD. Now all these three kinds of missing data are important and they occur in majority of research data. Missing completely at random. Missing completely at random is missing values are randomly distributed across all observations. इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ना कुछ जो डेटा है वो लगभग हर पार्टिसिपेंट में मिसिंग है, रैंडम तरीके से। इसका कोई स्टैटिस्टिकल वैल्यू नहीं है, इट इज अनरिलेटेड टू द स्टैटिस्टिक्स दैट वी डिराइव। तो मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम किसी कारण से, किसी भी एक कारण से या कुछ कारणों से कुछ आंकड़ों पर जवाब लगभग हर पार्टिसिपेंट ने नहीं दिया है, तो इसको हम मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप इनकम पूछिए और जो आपकी पॉपुलेशन है या जो आपके सैंपल हैं वो इनकम बताने में इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हैं। सो ऑलमोस्ट एवरीवन हैव नॉट फिल्ड द इनकम थिंग। तो ये क्या हुआ, मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम हो गया। सेकेंड कैटेगरी ऑफ मिसिंग वैल्यू इज मिसिंग एट रैंडम। ये मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम से एक लेवल लेस आप कह सकते हैं। इसमें जो मिसिंग वैल्यूज हैं दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन वन और मोर सब सैंपल्स, नॉट ऑल ऑब्जर्वेशंस, not all participants but few participants, a section or subsection of participant have not given answer on something. For example, you have data on male and female have not informed about their age. तो एक सबसेक्शन हुआ डेटा का आपके पॉपुलेशन का सैंपल का, फीमेल who have not told about their age. So that is missing at random. One subsample have not provided data. This type of random values are more common than previous one. It is less likely that entire population don't give answer about certain questions. बहुत उम्मीद कम है, लेकिन इस बात की उम्मीद रिलेटिवली ज्यादा है कि कोई सब सेक्शन पॉपुलेशन का किसी सवाल का जवाब ना दे। Third kind of missing data is non-ignorable missing data. These are data which is not randomly distributed. सब में नहीं है, random नहीं है. Rather, we'll see that these are the missing value which convey some probabilistic information. ये वो values हैं जो कुछ खास trend को बता सकते हैं. And if these values would have been obtained, the data nature would have been entirely different. यानी ये वो डेटा हैं जिनको इग्नोर नहीं कर सकते हम। इस पर हमें वापस जा करके पार्टिसिपेंट से इसके जवाब लेने की कोशिश करनी चाहिए, because these are important information related to your research. आप जो रिसर्च कर रही हैं उससे रिलेटेड ये important information. For example, you want to do research on COVID patient, है ना? आप कोविड पेशेंट पे रिसर्च करना चाह रहे हैं और जो पहला क्वेश्चन आपने पूछा, आर यू डिटेक्टेड कोविड पॉजिटिव, यस और नो, उस पे जवाब नहीं मिला आपका। So you are working, you want to work on COVID patients and जो पहला ही क्वेश्चन था कि आर यू कोविड पॉजिटिव, उसका जवाब नहीं मिला। Now how will you go with that data? क्योंकि पहला क्राइटेरिया ही था कि आपको कोविड पेशेंट पे काम करना है। So these
मिसिंग डेटा आर नॉन इग्नोरेबल मिसिंग डेटा, क्योंकि उसको इग्नोर करके आप आगे बढ़ ही नहीं सकते. And that is why it is very important, and this kind of missing data is usually not entertained in research. ऐसा अगर मिसिंग डेटा हो तो या तो आपको उस पार्टिसिपेंट को हटाना पड़ेगा अपने रिसर्च से, या उससे वापस जा करके पूछना पड़ेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर डेटा आपको. Now when we have missing data in our research, अगर हमको ये पता चलता है कि we have missing data in our research, what to do with that? The first thing we can do is deletion method, कि जो missing data है उसको delete कर दें. And deletion method can be of three kind. Delete row, जिसको हम कहते हैं list wise deletion. Second is pair wise deletion, and third is deleting column. तो ये तीन डिलीशन मेथड है, हम लोग अभी इसके बारे में डिटेल में देखेंगे. We'll talk about these in detail. And second method is data imputation. पहले डिलीशन मेथड में क्या है? We delete the data. We don't use that data which is missing. But here in the second category of method we impute the data. हम अपनी तरफ से डेटा भरते हैं. But that imputation is entirely different from what we do unscientifically. It's not that entering the data on the behalf of your participants कि अरे उसने यही चाहा होगा देना तो हमने भर दिया. No, that is unscientific. That is not required. Data imputation मतलब entering data using some sophisticated statistical techniques और statistical computation के जरिए डेटा भरना. We may do imputation for two type of problem. हमारा research problem general problem है, तो categorical data के लिए हम multiple regression कर सकते हैं, logistic regression करके कर सकते हैं. continuous data है यानी कि हमारा interval या ratio data है, तो उसके लिए भी कई methods हैं. And for time series problems also we have multiple methods. So there are many methods to handle this missing data. We'll talk about some of these methods. Not all. सारे की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये सब आपके लिए जानना जरूरी नहीं है इस लेवल पे. But we will talk about few of the methods to deal with missing data. And specifically we'll talk about these 5 methods. पहला है लिस्ट वाइज डिलीशन, पेयर वाइज डिलीशन एंड ड्रॉपिंग वेरिएबल या कॉलम डिलीशन, यानी डिलीशन मेथड के. और इम्प्यूटेशन मेथड में हम लोग दो इम्प्यूटेशंस की बात करेंगे, मीन रिप्लेसमेंट एंड रिग्रेशन रिप्लेसमेंट. रिप्लेसिंग द मिसिंग वैल्यू यानी जो वैल्यू हमारे पास नहीं है, पुटिंग सम वैल्यू बेस्ड ऑन मीन और पुटिंग सम वैल्यू बाय सम रिग्रेशन कैलकुलेशंस. वी विल टॉक अबाउट दीज टू methods in imputation. So let us discuss first list wise deletion. List wise deletion is basically deleting the observation where any data value is missing. यानी उस पर्सन का जिसने कोई डेटा नहीं दिया है, we delete this person from the data set. Suppose we are collecting data on 100 participants and after collecting data we found that 10 participants left few questions. They have not answered few questions. So list wise deletion says remove those 10 participants from the data set. So finally your data will be 90. 90 ही डेटा रहेगा. 10 डेटा जिसमें कहीं ना कहीं मिसिंग वैल्यू है उसको हमने डिलीट कर दिया. ये मेथड कब पॉसिबल है? व्हेन इट इज पॉसिबल. इट इज पॉसिबल व्हेन यू हैव लार्ज सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड मिसिंग डेटा इज इन स्मॉल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन. ये मेथड तब पॉसिबल है जब आपके पास आपने पर्याप्त डेटा कलेक्ट किया हो, ज्यादा लोगों पर कलेक्ट किया हो और कम लोगों में ऐसा केस हो मिसिंग का. तो 100 लोगों पे किया था भाई, 10 लोगों को मिसिंग डिलीट कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता. बट अगर आपके पास डेटा ही कम है, कुल 30 डेटा आपने कलेक्ट किया है और 10 में मिसिंग है,
if you will remove those 10 from 30 you will left with 20 data, जो कि बहुत कम है रिसर्च के लिए. So in this case it will be very difficult to list wise delete the data. ठीक है, तो हमको क्या करना है, लिस्ट वाइज डिलीशन का डिसीजन लेने से पहले ये देखना है कि डू वी हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्या हमारे पास पर्याप्त लोगों का डेटा है जिसमें से कुछ डेटा हम डिलीट कर सकते हैं या नहीं. तो लिस्ट वाइज डिलीशन सबसे आसान है, इट इज वेरी इजी दैट यू डिलीट दोज पार्टिसिपेंट्स हु हैव नॉट रिस्पॉन्डेड ऑन वन और फ्यू क्वेश्चंस. But it is not possible when you have limited number of data. ठीक है, it is disadvantages. Why? पहला तो ये है कि it reduce sample size. The sample size you decided a sample size on the basis of some statistical calculation कि कितना बड़ा सैंपल हमारे रिप्रेजेंट करेगा पॉपुलेशन को. And then if you remove some participants data, the size of the sample will be less. And second is, 1 or 2 or 3 questions people have not answered, but you discarded entire option. So if it was 100 question, a person have not answered 3 question, you have discarded his 97 question, which is not ethical. Also it lost much amount of data, isn't it? So this method is not very appropriate cause it waste a lot of data. बहुत सारा data इसमें waste हो जाता है. So second method better than this is pair wise deletion. In this method we don't lose any observation. We don't lose any observation. We keep all the observation. जितने लोगों पर डेटा कलेक्ट किया है सबको हम रखते हैं. But when we analyze the variable in which we have missing value, that person is removed from the analysis. Now try to understand it. We have 100 people, 4 variables. On one variable, 10 people have not given data. So whenever we will deal with 3 variable in which we have complete data, we will analyze all people, all persons. But whenever we deal with the fourth variable, we will deal with 90 people. So we will delete people who have missing value only when we will deal with the variable in which missing is there. एक बार फिर बताते हैं. हमारे पास 100 लोग हैं और 4 वेरिएबल पर हमने डेटा कलेक्ट किया. 4 में से एक वेरिएबल ऐसा है जिसमें 10 लोगों ने डेटा नहीं दिया. तो हम कोई भी डिलीशन नहीं करते हैं. हम क्या करते हैं कि जब वो 3 वेरिएबल पर काम कर रहे हैं जिसमें हमारे पास 100 लोगों के डेटा हैं, तो हम 100 लोगों का डेटा एनालाइज करते हैं. लेकिन जब भी हमारा वो वेरिएबल इंक्लूड होता है एनालिसिस में जिसमें हमारे पास 90 डेटा है, तो हम केवल 90 लोगों का ही डेटा एनालाइज करते हैं. यानी व्हेनेवर द मिसिंग वेरिएबल पेयर इज इंक्लूडेड इन द एनालिसिस, we exclude those people who have not given answer. इसके कुछ फायदे हैं. नंबर 1, it maximize the use of data available. पहले जिसमें हम 90 लोगों का सारा डेटा रिमूव कर देते थे, उसकी तुलना में ये बेहतर है. cause whenever we are dealing with other variables we have 100 people. Whenever we are dealing with the variable in which we have missing data, we are dealing with less number of people. So we are maximizing the use of information, and by this maximization we increase the power of analysis. As much sample we have in analysis, as much power we will have. तो हम reduce करके sample power को कम नहीं कर रहे हैं. But इसके कुछ limitations भी हैं.
चूंकि हर बार हमारा सैंपल अलग हो जा रहा है, व्हेन वी आर डीलिंग विथ 3 वेरिएबल्स हमारे पास 100 पीपल हैं, व्हेन वी आर डीलिंग विथ 4th वेरिएबल वी हैव 90 पीपल। तो चूंकि अलग अलग n हो जा रहा है तो हमारा मीन, वेरिएंस, कोवेरिएंस, एवरीथिंग विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट कॉम्बिनेशन, विच इज रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड। जब हम टेबल्स बनाएंगे तो किसी एक टी टेस्ट या कोरिलेशन या एनोवा में दिखाएंगे कि हमारा सैंपल साइज 100 था तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ हुआ, और जब चौथे वेरिएबल पे वही चीज करेंगे तो बताएंगे हमारा सैंपल साइज 90 था और डिग्री ऑफ वेरिएंस कुछ और हो गया, विच क्रिएट प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग। And also this method is not important, not useful when we are doing higher order statistics like structural equation modeling. Higher order statistics में we use all variables at once, और जब भी हम सारे वेरिएबल एट वंस यूज करेंगे we cannot take a participant for which we have data on 3 variable and not on 4th variable. तो जब हम सारे वेरिएबल पे एक साथ स्टडी करेंगे we can have participants only those who have data on all the variables. Okay, so in this case list wise deletion ही काम करेगी, not pair wise deletion. So other than these circumstances pair wise deletion is best method, and that is why statistical softwares have this method as default. जब तक आप अलग से उनको न बताएं, the statistical softwares use pair wise deletion method only. Next method is dropping the variable. Dropping variable is a different strategy. In this we don't drop the case, we don't drop the person, rather we drop the variable in which we are getting missing value. For example, if we are seeing that people are not answering age, तो एज को हम हटा देते हैं रिसर्च से। चलो भाई, जब एज पर आंसर नहीं करना है लोग तो हटा दो एज। सो वो वेरिएबल हम हटा देते हैं जिस पर हमको ज्यादा मिसिंग वैल्यू मिलता है, बट दैट इज नॉट अ सिंपल डिसीजन। वी ड्रॉप वेरिएबल ओनली व्हेन द मिसिंग ऑन दैट वेरिएबल इज 60%। यानी अगर 100 में से 60 या उससे ज्यादा लोगों ने उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है तब उसको हटाया जा सकता है, लेकिन हटा हम तभी सकते हैं when that variable is not that important, जब हमारा रिसर्च उसके बिना काम हो पाए। If the variable is very important for the research, हम उसको नहीं हटा सकते। तो dropping variable is possible when we can deal without that variable, and at the same time when more than 60% participants have not given answer on that variable. So that is another method to deal with this missing data. Next category of method data missing value replacement are data imputations. Data imputation simply mean data को भरना. Now data imputation is replacing the missing value with an estimate of value based on complete data. So on the basis of what data we have with us, we estimate some value for the missing one and we replace the missing one. खाली स्थान भरो की तरह है ये। जो हमारे पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है उसके आधार पर हम ये गेस करते हैं कि क्या इस जगह पर हो सकता है, but that guess is done statistically, not unscientifically. So the first method of data imputation is mean imputation, and when we call it mean imputation, generally we are talking about mean, median and mode, everything. So in this method we replace the missing value using the mean, median और mode of the data. तो अगर हमें किसी एक वेरिएबल पर डेटा नहीं मिला है, suppose we have not get information for age of 10 people, तो हम क्या करेंगे, जो 90 लोगों के एज का मीन है, the mean of 90
available ages will be put at 10 missed age. So we'll take the age of 90 people, get its mean, and the mean value we will put in all those people's age which is not available. So that is data mean imputation. अगर डेटा हमारा ऑर्डिनल स्केल पर है तो हम मीन नहीं निकाल सकते, एट दैट टाइम वी विल रिप्लेस इट विद मीडियन. और अगर हमारा डेटा नॉमिनल लेवल पे है तो हम मीन और मीडियन नहीं निकाल सकते, देन वी विल रिप्लेस इट विद मोड. सो डेटा इंटरवल और रेशियो रिप्लेस विद मीन, डेटा रैंकिंग, डेटा ऑर्डिनल स्केल रिप्लेस विद मीडियन और डेटा नॉमिनल स्केल रिप्लेस विद मोड. इट इज वेरी फास्ट मेथड, जल्दी से क्विकली हो जाता है. क्यों? क्योंकि हमको क्विकली एक क्लिक में मीन, मीडियन या मोड निकाल के बाकी सब में भर देना है. बट इट रिड्यूस वेरिएंस. नाउ व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डूइंग डेटा इम्प्यूटेशन? रिमेंबर, जब व्हेन वी प्लेस द डेटा, फिल द मिसिंग डेटा विद मीन, हमारा n कंप्लीट हो जाता है. नाउ वी हैव डेटा फॉर 100 पीपल. Initially, if you don't do it, we have data for 90 people, age data. Here we have data for 100 people, क्योंकि हमने 10 डेटा भर दिया है. But we are not making an error. Why? Cause इस मीन को जितना भी ऐड कर लें आप डेटा में, पूरे डेटा सेट का मीन नहीं बदलता है. तो भले ही हमारा डेटा 90 की बजाय 100 का हो गया, मीन हमारा नहीं बदलेगा, मीन वही रहेगा जो 90 का मीन था. एंड सिमिलरली, एडिंग अ मीन टू अ मीन डज नॉट ऑल्सो इंक्रीज SD. तो हम केवल n अपना प्रोटेक्ट कर रहे हैं. वी आर प्रोटेक्टिंग अवर n ओनली, नंबर ऑफ पीपल, पार्टिसिपेंट्स ओनली. वी आर नॉट डिस्टर्बिंग द मीन एंड SD ऑफ द डेटा. And thus it does not help any way in the variance of the data set. यानी ये हमारे डेटा के वैल्यू को नहीं बढ़ाता है, ये केवल n को प्रोटेक्ट करता है. It does not reduce or change the variance in the data set. So it is a basic method. The most advanced method is data imputation using regression or linear regression imputation. इसमें हम रिग्रेशन मेथड का यूज करते हैं. Now it is relatively complex. So rather than looking at what is being displayed on PowerPoint on this screen, try to understand it. What is regression? Regression is drawing a line based on the relationship between two variables, so that on the basis of one variable's data we predict, or we can predict the second variable data, isn't it? So what we do in regression imputation, we take a variable in which we have data for all the participants, and then we try to correlate the variable with this in which we have missing values. And this correlation and regression is done with reduced participant. जिनके डेटा हमारे पास कंप्लीट हैं दोनों वेरिएबल के, उनके डेटा यानी कि 90 लोगों के डेटा के साथ हमने एक रिग्रेशन लाइन ड्रॉ की. And if we found a significant regression line between the two variable, one variable in which we have complete data and other variable in which we have missing data. So using 90 data, why we are using? Cause we have complete data for these 90 participants. We draw a regression line, and then using this regression line, we take the other variable in rest 10 participants and predict their missing data. So suppose we have their happiness score and their satisfaction with life score.
we have done a survey in which we have satisfaction with life and happiness. And we found that while all people have filled their happiness data, but 10 people have not given data for satisfaction with life. तो हम क्या करते हैं कि जितने लोगों का हमारे पास दोनों डेटा है उसके सेटिस्फेक्शन विद लाइफ और हैप्पीनेस के बीच में रिग्रेशन ड्रॉ करते हैं, और जब हमें एक सिग्निफिकेंट रिग्रेशन मिल जाता है तो फिर हम बाकी 10 पार्टिसिपेंट जिनका सेटिस्फेक्शन विद लाइफ का डेटा नहीं है उनके हैप्पीनेस का डेटा लेकर के उससे हम उनके सेटिस्फेक्शन विद लाइफ का डेटा प्रेडिक्ट करते हैं, और जो प्रेडिक्टेड डेटा आता है उससे हम उसको कंप्लीट कर देते हैं। तो यहां हमने नॉर्मल मीन नहीं भरा, यहां हमने साइंटिफिकली प्रेडिक्ट कराया डेटा ऑन द बेसिस ऑफ अ रिग्रेशन डन ऑन द अवेलेबल डेटा सेट. So this is more scientific because in this case we are adding variance to the data also. हम डेटा में वेरिएंस भी डाल रहे हैं. Now this is not one time process. We do it again and again. Now once we have done it first time, we have now data set complete for first and second. Predicted data हमने भर दिया 10 लोगों में. We have completed the predicted data in rest, and so now we have complete data for all 100 participants. We do the regression again, and then based on this new regression, क्योंकि अब हमने 100 लोगों के साथ regression किया है, on the basis of this new regression, we again get a new regression equation. And on the basis of this new regression equation, we again predict the missing data. तो जो नया हमको regression line मिली उसके आधार पर हम फिर से डेटा regression को predict करते हैं और देखते हैं कि क्या वैल्यू चेंज हुए जो हमने 90 के आधार पर किया था और अब जो 100 के आधार पर किया था. Is there a change? We do it until we get minimum or no change in the data. We repeat this process. That is done, that is called regression imputation, and it is theoretically a good estimate for missing values. And don't worry, it is not done manually, it is done by software, so it can be done only in one click. We don't have to do it again and again. So process, we do it again and again until we get a clear value, but in reality software does it very automatically. But we have limitation to this value also. Since we are replacing the value which is predicted by another variable, we get very good fit together indices. एक वेरिएबल के आधार पर दूसरे को प्रेडिक्ट किया है, तो जब बाद में उन दोनों का रिलेशनशिप देखेंगे तो बड़ा अच्छा रिलेशनशिप दिखेगा. And since it is predicted by one on the basis of one variable, standard error is deflated. Standard error कम हो जाता है. And this method can be done only when we assume a linear relationship between variable. This method assumes that the two variables we are dealing with have linear relationship. If the two variables have curvilinear relationship, quadratic relationship, it cannot be done. So it can be done only with variable which have linear relationship, where increase in one lead to increase in other variable, or increase in one lead to decrease in one in other variable. It cannot be done with variable which have curvilinear or other relationships. तो ये उसकी एक limitation है. Another good method, better than this method, is multiple imputation. Multiple imputation is more popular approach nowadays. सबसे ज्यादा प्रचलित तरीका है ये करने का. It also take advantage of correlations between responses. So it not only use regression information, but also it use the advantage of correlation between the responses. It is not done manually, it is usually done by the software. So what software does?
it create possible values which can be filled based on correlations for the missing data. Multiple correlations ये निकालता है, कई correlation निकाल करके possible values create करता है, and in all possible values जो missing की जगह पर भरे जा सकते हैं, इन सारे possible values का average निकाल करके वहां पर डालता है. और ये एवरेज सिंपली नहीं निकलता बल्कि इसमें रैंडम एरर को ट्रीट किया जाता है. So it also take care of error in computation and replace the missing value with an average of all possible estimates. तो ये थोड़ा सा ज्यादा sophisticated method है which we call multiple imputation. It cannot be done manually, so usually it is done with the help of software. So ये सारी चीजें थी missing value को डील करने के लिए. Now, so after missing value identification and imputation and dealing with it, second thing which is very important to identify before we start analysis is outlier. Outlier identification and dealing is very important. So what is outlier? Miller says outlier is a single observation or single mean which does not conform with the rest of the data. यानी वो वैल्यू या वो रिस्पांस जो बाकी लोगों के रिस्पांस से मैच न करता हो. Let us understand it again with the help of another definition by Burnett and Lewis. An outlier in a set of data is an observation which appears to be inconsistent with the remainder of the set of data. यानी वो डेटा जो बाकी सेट ऑफ डेटा से inconsistent हो. Suppose you want to study on a group of students in your institute and you tried to find out their data, and you immediately found that the income level, average income of that class group is 1 lakh per month. You may consider it normal. आप तो ये कहेंगे कि भाई ये तो मेरे डेटा में आया है. But if you do outlier analysis, you may find out that one student in that class is son of Mukesh Ambani. So his income is some 100 crores per month, and other students' income are 10,000, 12,000. But because one person income is too much, the average income of the class is coming high. So in that case, that person data does not belong to the rest of data, which is outlier. So outlier वो केस हैं जिनके डेटा वैल्यू मेजॉरिटी के डेटा वैल्यू से बहुत अलग हों. Their responses are entirely different, either very low side or very higher side, but they are different from the group data. Now identifying these outliers are very important, cause if we don't decide what to do with them, it will affect the result of the analysis. हमारा मीन फॉल्स हो जाएगा, SD drastically change हो जाएगा, and on the basis of these two most of our calculations are done. So if there is outlier in a data, we will have a false mean and erroneous SD, and we will then have a erroneous result. So what to do with the outlier, whether to exclude them or to include them, it depends on the case by case basis. यानी हमारा रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है एंड इस आउटलायर का नेचर क्या है, इस पर डिपेंड करता है कि व्हाट वी विल डू विद द आउटलायर. Now before we see what to do with the outlier, let us see why outlier come in the data.
Why we see outlier in the data? Tabanik and Fidel says outlier can be seen in the data due to incorrect data entry. Suppose you are entering the data and you wrongly press the number. A participant on a 5-point rating scale rated 2, and while entering the data you press both 2 and 3 simultaneously and 23 is entered. पार्टिसिपेंट्स ने 2 दिया आंसर 5-point रेटिंग स्केल पर, बट आपने जब डेटा एंट्री किया तो गलती से 2 और 3 दोनों एक साथ दब गए और एंट्री क्या हो गई 23. 5-point रेटिंग स्केल में 23 कैन नॉट बी द आंसर, सो इट बिकम आउटलायर. तो पहला रीजन जो है वो है इनकरेक्ट डेटा एंट्री. Now second reason for outlier might be failure to specify missing value in computer syntax. Usually when we enter data we find out a code and which is relatively a higher number for missing value. For example हम पहले से decide कर लेते हैं कि अगर किसी ने अपनी एज नहीं बताई होगी और एज 2 डिजिट नंबर है तो हाईएस्ट जो 2 डिजिट नंबर होता है 99, उसको हम वहां एंटर करेंगे एज मिसिंग वैल्यू, सो दैट कंप्यूटर रिकॉग्नाइज इट एज मिसिंग वैल्यू. बट गलती से हमने ये कमांड कंप्यूटर में फीड नहीं किया कि 99 इज अ मिसिंग वैल्यू, तो वो 99 को क्या समझ लेगा, एज समझ लेगा. एंड देन वी आर डूइंग वर्किंग ऑन एडोलसेंस and we are entering age as 99, so it will become outlier. तो हमको ये भी देखना होता है कि have we correctly defined our values in SPSS or other software or not. तो ये दोनों जो outlier के regions हैं, these 2 regions of outlier is due to the error made by the researcher. शोधकर्ता की गलती है ये 2 outlier पाने में. Third reason is outlier is the one who is not the member of the population we intended. वो उस population को belong नहीं करता है जिस पे हम रिसर्च कर रहे हैं. Somehow due to some error this particular person is included in the sample. उस population का part नहीं है. For example, suppose you want to work on migrant laborers और उसके लिए आपने सोचा कि कोविड के टाइम में बहुत सारे माइग्रेंट लेबर जो दूसरे स्टेट से आ रहे हैं वो स्टेट में घुसते ही किसी एक जगह पर क्वारंटीन किए जा रहे हैं, बड़ा आसान है, वहां से एक साथ माइग्रेंट लेबरर मिल जाएंगे, उनका एक्सपीरियंस हम पूछ लेंगे. नाउ इमेजिन कि किसी दूसरे स्टेट में रहने वाला एक वेल ऑफ पर्सन जो वहां जॉब करता था, माइग्रेंट लेबर नहीं था, वो भी उसी बस में बैठ के आया और उसी बस में बैठ के आया इसलिए उसको भी वहीं क्वारंटीन कर दिया गया और आपने उस पर भी डेटा कलेक्ट कर लिया. तो अब चूंकि वो माइग्रेंट लेबर नहीं था तो उसका जो एक्सपीरियंस होगा या उसने जो डेटा फिल किया होगा दैट माइट बी इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट अदर वुड हैव फिल्ड, तो उसका डेटा हमारा आउटलायर हो जाएगा. सो इन दिस केस द आउटलायर इज नॉट अ मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन. एंड द फोर्थ केस माइट बी कि आउटलायर इज द मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन बट he or she has extreme scores than others. कारण ये भी हो सकता है कि वो पर्सन है तो उसी पॉपुलेशन का पार्ट, लेकिन ड्यू टू सम रीजन, ड्यू टू हिज मेंटल स्टेट, ड्यू टू हिज नो मोटिवेशन और ड्यू टू मेनी एन अ नंबर ऑफ अननोन रीजन्स दिस पर्सन स्कोर इज नॉट अकॉर्डिंग टू ऑल अदर पीपल स्कोर, एक्सट्रीम स्कोर दे रहा है. तो इन चारों कारणों से आउटलायर आ सकता है रिसर्च डेटा में. ड्यू टू ऑल दीज 4 रीजन्स आउटलायर में बी सीन इन द डेटा. नाउ इफ दे आर सीन इन द डेटा, हमको पता चला कि आउटलायर है,
तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? We have two types of outliers. One is univariate and other is multivariate outlier. Univariate outlier is which appears in a single variable. Univariate simply means one variable. So the outlier, the data, the case which have unusual value for a single variable, किसी एक वेरिएबल में. फॉर एग्जाम्पल इन इनकम, एक पर्सन का इनकम एक्सट्रीम आ रहा है तो वो यूनिवेरिएट आउटलायर हो गया, उसके इनकम का हमें कुछ करना पड़ेगा. बट मल्टीवेरिएट आउटलायर्स आर केसेस विच हैव अनयूजुअल कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्पॉन्स इन मेनी वेरिएबल्स. यानी कई वेरिएबल में उसके जो रिस्पॉन्सेस हैं वो बाकी ग्रुप के रिस्पॉन्सेस से एकदम अलग हैं. So that is called multivariate outlier. Now the value for any of the individual variable may not be an univariate outlier. कोई वैल्यू अकेले यूनिवेरिएट नहीं हो सकता है, ये रेयरली होता है. But even if it happens, what to do with it? We detect these outliers using some statistical techniques. जब हमें यूनिवेरिएट आउटलायर या मल्टीवेरिएट आउटलायर को आइडेंटिफाई करना है, सबसे प्राइमरी और सबसे इजी जो हमारा मेथड है वो है स्टैंडर्ड स्कोर मेथड. We convert all raw score to standard score. For example, Z score निकाल लिया. Z score निकालना आप जानते हैं, x माइनस m अपॉन सिग्मा, यानी हर स्कोर से उस ग्रुप का मीन माइनस कर दीजिए और जो डेविएशन आए उसमें से उसके SD का भाग दे दीजिए. क्लियर हुआ? If you have raw scores, all the scores, compute mean and SD, and then from all score divide subtract mean and divide it by SD, you will get Z score. It will be the value between plus minus 3 sigma usually. इसके beyond भी हो सकती है, but ज्यादातर केसेस में it is between plus minus 3 sigma. But if you found that small sample case में जब 80 या उससे कम केस हो, when number of cases in a sample is 80 or less, if this Z score is not between plus minus 2.5 sigma, यानी जब इसका स्कोर प्लस माइनस 2.5 के ऊपर हो, 2.75 हो, 3 हो, 3.25 हो, it is outlier. And when the sample size is large, mean more than 80 cases, if the Z score is more than plus minus 3 sigma, then it is outlier. तो small case 80 or below, standard score or Z score between plus minus 2.5 is normal, and more than 80 cases Z score between plus minus 3 is normal. Any score beyond these are outlier. Remember that this method can be done only when your data is on interval variable या your data is on ordinal level measurement, when it is treated as metric form. ये मेथड हम नॉमिनल वेरिएबल पे नहीं कर सकते, नॉमिनल स्केल के डेटा पर हम इसको नहीं कर सकते. Another method which is more sophisticated is Mahalanobis D square, which is usually done to identify multivariate outliers. Now in this method, Mahalanobis D square method is used to identify multivariate, यानी वो वैल्यू जो
अकेले तो आउटलायर ना हो, जब केवल उसी वेरिएबल की बात करें वो आउटलायर ना हो, but when we take this variable in combination with many other variable, then it become outlier, which is multivariate. So how to identify multivariate? We do it by using Mahalanobis D square. इसमें भी हम Z score निकालते हैं. We calculate Z score only, but नॉर्मल यूनिवेरिएट में Z स्कोर निकालने के लिए मीन क्या करते थे, उस ग्रुप का मीन, उस वेरिएबल का मीन और उस वेरिएबल का SD यूज करते थे. इन दिस मेथड वी यूज मल्टी डायमेंशनल और सेंट्रॉयड मीन, एंड SD की बजाय हम मल्टी डायमेंशनल वेरिएंस यूज करते हैं. यानी हर स्कोर जो कई वेरिएबल्स के सारे स्कोर में से मल्टी डायमेंशनल मीन को माइनस करके और मल्टी डायमेंशनल वेरिएंस का डिवाइड करके वैल्यू निकालेंगे. एंड इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वैल्यू इज 0.001 और लेस, हम ये मानेंगे कि वो एक मल्टीवेरिएट स्कोर है, मल्टीवेरिएट आउटलायर स्कोर है. ठीक है. ये मेथड महालनोबिस डी स्क्वायर भी हम तब यूज कर सकते हैं जब हमारा डेटा इंटरवल या ऑर्डिनल लेवल पे हो. नॉमिनल डेटा के लिए ये मेथड भी नहीं यूज हो सकता. सो रफली, वेरी सिंपली, इफ वी हैव यूनिवेरिएट आउटलायर वी कैन आइडेंटिफाई देम बाय कैलकुलेटिंग जेड स्कोर, स्टैंडर्ड स्कोर में परिवर्तित करके, और अगर हमको मल्टीवेरिएट आउटलायर को डिटेक्ट करना है तो हम महालनोबिस डी स्क्वायर को यूज करके डिटेक्ट कर सकते हैं. Nowadays all these things are not done manually. इसको हम हाथ से नहीं करते. Nowadays we have software to do so, and SPSS is a wonderful software mostly used. I am sure you will be studying SPSS at some point of time. अभी आप whenever you have command over research methods and then statistics, definitely you are going to do it all with SPSS. So it can be easily computed in SPSS, and how to do it अभी इस लेक्चर का तो पार्ट नहीं है, it is not part of this course, but let me tell you, you can have an excellent lecture by Professor Rakesh Pandey which is available on YouTube. In this lecture he has beautifully described how to detect univariate and multivariate outlier using SPSS. So if you want to know more on it, visit this link and listen to that lecture. You can do practice as well at the same time. He is describing how to do it. आप एक डेटा सेट लेकर के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, and it is a wonderful video. Now when we know that there is outlier. अभी तक हमने ये देखा कि डिटेक्ट कैसे करें. Now when we detect, we have detected the outlier. What to do with it? We can do any of these four things. We can accommodate the outlier using sophisticated statistical refinements. We can do data transformation in a way that outlier become normal. अगर हम वैसे करके आउटलायर हटा पा रहे हैं तो हम उस डेटा को यूज कर लेंगे, हमारा n नहीं कम होगा. We can incorporate it. If we cannot accommodate it, then definitely we can incorporate it by replacing it with the model. अगर एक वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन में कोई चीज हमको आउटलायर की तरह लग रही है, वी मे चेंज द मॉडल. वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन बदल के देख सकते हैं कि क्या वो दूसरे कॉम्बिनेशन में अगर वो आउटलायर नहीं हो रहा है तो इट इज गुड. वी कैन इनकॉर्पोरेट दैट पर्टिकुलर आउटलायर बाय रिप्लेसिंग मॉडल. तीसरी चीज, आउटलायर ऑल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड important features of the population.
अगर हमें ये पता है, इफ वी आर वेरी श्योर कि द पर्सन वी हैव इंटरव्यूड और वी हैव कलेक्टेड डेटा ऑन, इट इज द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, ये उसी ग्रुप का पार्ट है, बट इफ स्टिल हिज रिस्पॉन्सेज आर डिफरेंट, प्रॉब्ली ये किसी एक और ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रहा उस पॉपुलेशन की, जिसके आधार पर हम एक नई स्टडी प्लान कर सकते हैं और नया एक्सपेरिमेंट प्लान कर सकते हैं. सो इट कैन हेल्प अस इन रिफाइनिंग और डिजाइनिंग न्यू स्टडीज. और अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं हो पा रहा है, देन द लास्ट मेथड इज टू रिजेक्ट दैट पर्टिकुलर डेटा. यानी जिस पर्सन का डेटा आउटलायर की तरह आ रहा है, उस पर्सन का डेटा हम डिलीट कर देते हैं रिसर्च से. क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इट विल कंटामिनेट द इंटायर डेटा सेट. कंटामिनेट मतलब द रिजल्ट्स बेस्ड ऑन दिस डेटा in which the outlier is present will be useless, will be errorful. So to remove this contamination, हम उस डेटा को हटा देते हैं. उस पर्सन का डेटा जो आउटलायर की तरह हमको मिल रहा है, उसको हम रिसर्च में नहीं यूज करते हैं, उसको हटा देते हैं. सो ये जो बातें की हमने, इट वाज अबाउट आउटलायर एनालिसिस. तो इस सेशन में हम लोगों ने we talked about missing values detection and outlier detection and their handling. We'll end this lecture here. I know there are lots of questions after this. You can write it in the comment box or you can discuss it with me when I am available. Okay, thank you.